वेलकम बच्चों, आज की क्लास में आप सबको ज्योग्राफी क्लास में फिर से स्वागत है। आज हम लोग ज्योग्राफी में देखते हैं एग्रीकल्चर से रिलेटेड कुछ प्रश्न पढ़ेंगे। क्या इसमें भारत के कुछ प्रमुख फसल एवं उनके किस्मों के बारे में हम लोग जानेंगे। आप लोग जो है इसका स्क्रीनशॉट भी साथ साथ रख सकते हैं। हमने काफी मेहनत करके आप लोगों के लिए स्पेशल परीक्षा की दृष्टि से कुछ भारत के जो फसलें हैं और उनके जो किस्म हैं हमने खासा तैयार किया है। वो ऑब्जेक्टिव में आपको काम आएगा। आपको केवल और केवल यही काम नहीं आएगा, आपको यह जो है कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी काम आने वाला है। अर्थात बोर्ड के अलावे भी आपके जीवन में यह प्रश्नों का पुनरावृत्ति होगा। आप देखेंगे जैसे जैसे आप 12th पास करेंगे तो जब आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठेंगे तो वहां पे भी ये प्रश्न आपको पीछा नहीं छोड़ने वाला है। यह प्रश्न जो है कि हमेशा बरकरार रहेगा। अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी बैठते हैं तो एक दो प्रश्न इसी से रहता ही रहता है, ठीक है। और आपके एग्जाम में भी आएंगे ही आएंगे। तो हमने उसके लिहाज से यह एक चार्ट तैयार किया है। बहुत सारे किस्मों को हम लोग ने निकाल करके लाया है। उन किस्मों के बारे में हम लोग देखते हैं कि कौन कौन से हैं, कौन कौन से फसल हैं और उनके किस्म जो है कि किस किस प्रकार के हो सकते हैं। किस में कहने का मतलब है कि उनके नस्ल। अब नस्ल क्या है वो चीज थोड़ा सा समझने का प्रयास करेंगे, ठीक है। नस्ल क्या है वो चीज देखेंगे। जैसे देखिए, नस्ल हम लोग उसको कहते हैं, ठीक है। नस्ल जो है उसको बोलेंगे हम लोग। इस समय हम लोग किसी एक फसल को या फसल के बीज को कुछ दूसरे फसल के बीजों से जब क्रॉसिंग कराया जाता है तो उससे एक तैयार हो, जो भी एक नया प्रोडक्ट तैयार होगा उसको हम लोग ना नस्ल बोलते हैं। यानी कि एक हाइब्रिड का एक कह सकते हैं उसको, ठीक है। जैसे ही अन्य जैसे जीवों में भी होता है। जैसे हम लोग अगर एग्जांपल लेते हैं जानवरों के बारे में, तो आपने सुन रखा होगा, ठीक है। आपने सुन रखा होगा कि जो खच्चर होते हैं, तो खच्चर क्या होते हैं एक्चुअली में? तो खच्चर क्या है? वो एक अलग नस्ल है। यानी कि जब घोड़ा और गधा का जब क्रॉस होता है, ठीक है, यानी कि जब घोड़े और गधे को गधे का, ठीक है, गधे का क्या होगा जब क्रॉस होगा, ठीक है, क्रॉस जब होगा आपस में तो तैयार होता है खच्चर, ठीक है। यानी कि दो नस्लों को मिला करके जब एक नस्ल तैयार करते हैं, ठीक है, तो वह कहलाता है एक अलग ब्रीड तैयार हो जाता है, अलग नस्ल तैयार हो जाता है। यानी कि एक ये घोड़ा का नस्ल है और एक ये गधे का नस्ल है। जब ये दोनों मिला, दोनों के गुण इसमें समाहित हो गए, इससे हो जाता है, तैयार हो जाता है आपका खच्चर हो जाता है, ठीक है। तो इसी तरीका से बहुत सारे फसलों का भी क्रॉसिंग करा करके ना वो नस्लें तैयार की जाती है, ठीक है। जो वो थोड़ा सा उसका ग्रोथ जो है कि ज्यादा होता है, प्रोडक्टिविटी उसका बढ़ जाता है, ठीक है। उत्पादकता उसका क्या होता है, ज्यादा बढ़ जाता है। उत्पादकता बढ़ाने के लिए ही ज्यादातर ये सब कार्यों को अंजाम दिया जाता है। यानी कि जैसे हम लोग ना एक जनरल लैंग्वेज में बात करें तो कहेंगे जैसे मनी बढ़ाना यानी कि जैसे किसी खेत में जो है आपने गेहूं का खेती कर रखा है, ठीक है, तो अगर उसमें अलग थोड़ा सा बेहतर नस्ल के अगर बीजों का अगर आप प्रयोग कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि पैदावार ज्यादा होगी, ज्यादा बढ़ेगा ही बढ़ेगा। तो उसी प्रकार से वो नस्ल तैयार किए जाते हैं और नस्लों का यह खेल है, ठीक है। टाइम ड्यूरेशन भी कम लगता है, उसमें पानी भी आपको कम देना पड़ता है, ठीक है। या एक तरह से समय की बचत होती है, प्रोडक्शन आपका ज्यादा होता है। हाइब्रिड का ही देन है कि आज जो है कि हम लोग 3-3 महीना पे भी फसल उत्पादित कर ले रहे हैं, ठीक है। तो उन्हीं सबको लिहाज से हमने एक फ्लो चार्ट बनाया है। उस चार्ट के हिसाब से आप देखिए
और चार्ट को समझिए, समझने के बाद उसका आप स्क्रीनशॉट में ले करके रखिए, ठीक है। आपको आने वाले एग्जाम्स में वो काम आने वाला है। अब वैसे भी एग्जाम्स में नहीं है तो जीवन में तो जरूर काम आएगा। अब कहीं पे बात करेंगे, जब चर्चाएं निकलेंगी तो आपका एक्सपोजर थोड़ा सा उस पर विस्तार से होगा, तो आप थोड़ा सा उस पे उस माहौल में थोड़ा सा अलग दिखने का प्रयास करेंगे या दिखेंगे ही। चलिए, तो हम लोग देखते हैं कि कौन फसल है और उसके किस्म कौन कौन से हैं, ठीक है। तो हमने फ्लोर चार्ट तैयार किया हुआ है, इन चार्टों के माध्यम से आप देख सकते हैं। आपका पहला क्या है? गेहूं है, ठीक है। आपका पहला क्या है? गेहूं है। तो गेहूं में कैटेगरी है, एक आपका सोनालिका है, ठीक है। क्या है? एक का नाम सोनालिका है, ठीक है। दूसरे का नाम कल्याण है, तीसरा सोना है, चौथा आपका C306 है और आपका एक अर्जुन है। यह जो किस्में हैं, ठीक है, यह जो किस्में हैं गेहूं की किस्में हैं। आपने सुन रखा भी होगा, जैसे घर वगैरह में जो ग्रामीण परिवेश में अगर आप रहते होंगे तो वहां पे देखते होंगे गेहूं जो बोने का समय आता है तो उस समय इस तरीके के, जैसे आप अगर इंटरेस्टेड नहीं भी हैं तो जो घर के बड़े बुजुर्ग लोग हैं वो बात करते हैं तो आप उससे सुनते जरूर होंगे। तो वो इस तरीके से बात करते हैं कि अच्छा कल्याण सोना बोना है, सोनालिका बोना है, तो इस तरीके के बीजों का प्रयोग करते हैं, या इस तरह के किस्म में जो है कि बोने की प्लानिंग चल रही होती है। तो ये आपको याद रखना है कि कौन फसल का कौन किस्म हो सकता है। तो आपको सवाल कैसे आएगा, पहले मैं ये क्लियर कर देता हूं कि सवाल आपको ऐसे पूछ सकता है, ठीक है। सवाल आपको कैसे पूछेगा मैं बताने का थोड़ा प्रयास करता हूं। ये सवाल आपसे पूछेगा, ये सवाल तो आपको इस तरीके से पूछेगा। देखिए, जैसे सवाल का फॉर्मेट क्या हो सकता है, सवाल का फॉर्मेट होगा कि निम्न में से या निम्नांकित में से कौन है जो एक गेहूं का नस्ल है। आपको नीचे ऑप्शन दिया हुआ रहेगा, 4 ऑप्शन, ठीक है। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी एंड ऑप्शन सी एंड ऑप्शन डी। 4 ऑप्शन दिए हुए रहेंगे जिसमें से आपका एक ऑप्शन ही सही रहेगा, ठीक है। तो जैसे मान लें कि यहाँ पर कल्याण लिख दिया है, ठीक है भैया, क्या लिख दिया है आपका? कल्याण लिख दिया है, ठीक। और बाकी जो है अन्य जगहों पर दूसरा नाम लिख दिया है, जैसे दूसरा किस्म वाला, जैसे लिख दिया आपका बाबापुरी और मोती, ठीक है। लिख दिया बाबापुरी और आपका सी नंबर मोती लिख दिया है और डी नंबर में नॉन ऑफ दीज लिख दिया, नॉन ऑफ, ठीक है। तो इसके हिसाब से जब आप पढ़े हुए रहेंगे, जब सारे किस्मों के बारे में आपको पता रहेगा, तो जाहिर सी बात है कि आप इसको मार करके आएंगे, इसको टिक करके आएंगे, ठीक है। अगर नहीं याद रहेगा तो क्या करेंगे, आप ऐसे तुक्का लगाएंगे, जो नाम आपको अट्रैक्टिव लगेंगे उन नामों के साथ आप जाना चाहेंगे, जो कि आपके परीक्षा के लिहाज से, आपके परीक्षा का स्वास्थ्य से या ठीक बेहतर नहीं माना जाएगा, यानी कि एग्जाम की दृष्टि से इसको सही नहीं माना जाएगा, आपको मार्क्स यहाँ पर आएंगे ही नहीं। तो आपको केवल और केवल जो है कि इसको एक बार देख करके जाना है, कौन किसका कैटेगरी है, कौन किसके किस्म है। तो किस्म याद रखना ये जो मोस्ट इंपोर्टेंट है, ठीक है। तो आप सबका किस्म याद करते हुए चलेंगे, ठीक है। चलिए आगे की ओर हम लोग देखते हैं। अगला कह रहा है कि चावल, ठीक है। तो चावल भैया एक फसल है, ठीक है। और चावल जो है कि आपका उसका किस्म हम्सा है, उसका एक किस्म का नाम रत्ना है, दूसरा उसका जया है नाम, एक अन्य किस्म है जिसका जया भी नाम है, और एक पूसा है
और एक IRS है। ठीक है, यह जो है यह किसका प्रकार है आपका? चावल का। चावल के किस्मों के ये प्रकार हो गए। ठीक है, ये चावल के किस्मों के प्रकार हो गए, जो भी बताया गया यह चावल के किस्मों के प्रकार हो गए हैं। ठीक है, अब आगे देखें तो मक्का का जो किस्म है वह गंगा है। ठीक है, गंगा है, और एक गंगा के साथ एक सोना नाम का भी किस्म जो है मक्का में पाया जाता है। एक जवाहर है, एक विजय है, और एक VN54 भी है, यानी कि VN जो है कि आपका 54 है, ये है VN54। ठीक है, ये नामों को आप बहुत गौर से याद रखेंगे, आजीवन आपको ये काम आने वाले हैं। ठीक है, उसी प्रकार से एक जौ है, तो जौ के भी अलग अलग किस्म होते हैं, और इनका उपयोग जो है कि लगभग आप लोग सब लोग जान रहे होंगे। ठीक है, जैसे अगर गेहूं की बात करते हैं तो रोटी वगैरह जनरली सब लोग खा ही रहा है जी। हमारा डेली रूटीन में ये चावल और गेहूं जो है शामिल है, तो इसको खाते ही हम लोग। मक्का भी जनरली वैसे सत्तू वगैरह भी बनाए जाते हैं, मक्का का भी प्रयोग किया जाता है। इस जो ग्रामीण परिवेश में जो लोग रहे होंगे, ये मक्का को ना चावल के रूप में, मक्की के रूप में भी इसका उपयोग होता है। ठीक है, दाल और मक्का का जो चावल टाइप से बनता है वो। आपका जौ हो गया, तो जौ का जो किस्म है आपका C164, दूसरा है आपका कैलाश, तीसरा है अंबर, चौथा ज्योति, और पांचवा है RDB1। ठीक है, जौ का है RDB1। ज्यादातर जौ वगैरह से ना वाइन वगैरह बनाए जाते हैं। ठीक है, वाइन वगैरह बनाए जाते हैं। उसी प्रकार से ज्वार की अगर बात करते हैं, ठीक है, ज्वार की अगर बात करते हैं तो ज्वार में देखिए आपका CHS1 से 1, CHS2, CHS3, CHS4, CHS5, CHS6, CHS7, CHS8, यानी कि CHS1 से लेकर के CHS8 तक जो है वो किस्में हैं, ज्वार की किस्में हैं। ठीक है, तो ज्वार वाला तो बहुत इजी हो गया, यानी कि CHS आपको याद कर लेना है, CHS याद कर लेना है, और 1 2, ठीक ना, 1 2 8 तक इसको याद कर लेना है। CHS जिसमें लगा रहे 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, वह आपका ज्वार का किस्म हो गया। फिर अब हम लोग आते हैं बाजरा पर। तो बाजरा की जो किस्म है भैया, यहाँ कह रहा है कि बाबापुरी बाजरा की किस्म है, मोती आपके बाजरे की किस्म है, और HB3 जो है आपके बाजरे की किस्म है, और एक T55 जो है आपका, ये भी बाजरे का किस्म है। तो इन किस्मों को आप गौर से देखेंगे, गौर से आप इसको ध्यान से याद करेंगे, आपको परीक्षा के दृष्टि से या किसी भी एग्जाम के दृष्टि से आपके लिए यह बेहतर होगा। ठीक है, या वैसे नॉलेज के लिए भी आपके लिए बेहतर ही होने वाला है। इन किस्मों को आप याद कर लेंगे। ठीक है, अब हम लोग आते हैं कुछ अन्य फसलों के जो किस्म हैं उनके बारे में बात करते हैं। तो हम लोग सबसे पहले देख रहे हैं एक आलू है। ठीक है, तो आलू बिना जो है जीवन जो है कि सूना सूना लगता है। विदाउट आलू के जीवन में कोई ऐसा सब्जी जो है मतलब जनरली ज्यादातर नहीं बनाए जा सकते हैं। ठीक है, आलू जो है कि हर जगह फिट बैठने वाला सब्जी है। वैसे तो सब सब्जी का अपना अपना इम्पोर्टेंस है, लेकिन आलू का इम्पोर्टेंस एक अलग लेवल का है भाई। बिना आलू के जो ना सारा जग सूना सूना लागे, बिना आलू बिना नहीं। तो आलू के किस्म में देखेंगे तो आलू के किस्म में 2 प्रकार के किस्म अभी हमारे संज्ञान में आया हुआ है। तो हम लोग 2 प्रकार के किस्म का जिक्र किए हुए हैं। एक है आपका कुफरी लाल, और दूसरा है आपका कुफरी कुबेर। कुफरी लाल और कुफरी कुबेर बहुत इजी है, कुफरी लाल एंड कुफरी कुबेर। ठीक है, उसी प्रकार से हम लोग ना जूट के बारे में बात करते हैं। ठीक है, तो जूट जो है आपका, जूट के भी 2-3 किस्में यहाँ पर निकल करके आई है। एक किस्म है आपका जूट का श्यामली,
और दूसरा है JRC 32। एक है श्यामली और एक है आपका JRC 321, ठीक है, एंड JRC 212, यानी JRC आपका 321 और JRC आपका 212 और एक है आपका श्यामली। यह जो है आपके जूट के प्रकार हो गए, ठीक है। अब हम लोग जूट के से आगे बढ़ेंगे तो पाते हैं कि एक नीचे जूट का नीचे कपास भी है। हमने कपास का भी नस्ल सर्च किया है। कपास का नस्ल हमने लिस्टिंग जब किया तो हमने पाया कि हाइब्रिड 4 जो है आपकी कपास की नस्ल है और उसमें एक बड़ा लक्ष्मी भी है, ठीक है, और एक आपका सियाटा है। और अन्य की बात करें तो एक भारती भी उन नामों में सम्मिलित है, ठीक है। तो कपास की जो किस्में हैं यहाँ पर देखने के लिए मिल रहे हैं कि कपास 4 किस्मों के हैं, ठीक है। पहला किस्म है आपका हाइब्रिड 4, दूसरा है आपका बड़ा लक्ष्मी, तीसरा है सियाटा और चौथा है आपका भारती। तो ये कपास के किस्में हो गए। इनके अलावा अन्य अगर हम लोग तंबाकू की बात करते हैं, ठीक है, तंबाकू वैसे तो तंबाकू स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है ही, लेकिन किस्में हैं तो उसको बता दिया जा रहा है। वैसे एक वैधानिक चेतावनी भी आपको दिया जाता है कि तंबाकू जो होता है कैंसर का कारण बनता है, तंबाकू का सेवन आप ना ही करें तो ज्यादा बेहतर है, ठीक है। तो उसके किस्म है आपका होराइज स्पेशल, ठीक है, होराइज स्पेशल, और एक है कनक प्रभा। एक है आपका होराइज स्पेशल और एक है आपका कनक प्रभा, ठीक है। तो ये इनके नस्ल हो गए और नस्लों के बारे में हमने अपना ओपिनियन शुरुआत में ही दे दिया था। अब लास्ट में हम लोग फिर से थोड़ी सी रिव्यू कर लेते हैं कि जो किस्में हैं, जो नस्लें हैं, ठीक है, वो जल्दी ग्रोथ, ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन के लिए, ठीक है, एक्सेस प्रोडक्शन के लिए हम लोग ना हाइब्रिड की ओर बढ़ते हैं। हाइब्रिड का जो है चलन जो है कि ट्रेडिशन जो है कि बढ़ा। यह जो है कि भारत में शुरुआती तौर पर अगर माना जाए तो जैसे भारत में जब खाद्यान्न की कमी हुई थी ना, ठीक है, वो हम लोग 60 के दशक की बात करते हैं, 1960 की बात अगर हम लोग करेंगे, ठीक है, खाद्यान्न की अगर हम लोग बात करते हैं तो 1960 के दशक में भारत में खाद्यान्न की संकट आया था, जिसको हम लोग ना फूड क्राइसिस बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं? फूड क्राइसिस। हम लोग किस्मों से थोड़ा सा अलग बात कर रहे हैं क्योंकि थोड़ा सा स्पेशल फैक्ट हमको लगा कि शेयर कर देना ज्यादा बेहतर रहेगा, इसलिए आपके जानकारी में भी रहे तो बढ़िया है। तो जब फूड क्राइसिस आया, ठीक है, तो यह चीज जो है कि भारत में पहले उतना किस्म के आपको बहुत सारे फसलों के आप बहुत सारे फसलों का नस्ल पहले नहीं जानते होंगे, ठीक है, लेकिन फसलों का जो नस्ल है उसका इंट्रोड्यूस जो है कि 60 के दशक में माना जाता है, क्योंकि यहीं से जब फूड क्राइसिस आया था तो हम लोगों ने यानी कि भारत में एक संकट की स्थिति बना। जैसे उस समय युद्ध का स्थिति बना था, आपने पढ़ रखा होगा 62 में चाइना के साथ युद्ध, 65 में पाकिस्तान के साथ युद्ध, ठीक है। तो वह अस्थिरता वाला माहौल तो बना ही था। उसके अलावा भी जैसे हमारा देश उस समय ज्यादा दिन आजाद हुआ भी नहीं था। 47 में हमारा देश आजाद हुआ था और हम लोगों को बहुत सारी चीजों पर काम करना था, ठीक है। और उसी समय उसी दरमियान जो है कि सूखा पड़ गया, बारिश नहीं हो पाया। पहले का एग्रीकल्चर जो था बारिशों पर निर्भर रहता था, जो भी कृषि कार्य होते थे बारिश पर ही ज्यादा डिपेंडेंसी थी। इतना फर्टिलाइजर जो है और यूरिया जो है, खाद वगैरह जो है, इसका प्रयोग में नहीं लाया जाता था, ठीक है। या जब वो नहीं लाया जाता था तो फसलों की नस्ल की बात ही छोड़ दीजिए, ठीक है। तो उस समय जब फूड क्राइसिस आया तो एक छोटी सी कहानी सुनाते हैं हमारे और अमेरिका के संबंध के बारे में। जैसे बहुत सारे लोग अलग अलग मोनोपोली सेट किए हुए हैं,
तो मैं सब लोगों को बता देना चाहता हूँ, पढ़ने वाले होंगे उनके लिए भी, जो ना पढ़ने वाले हैं उनके लिए भी जानकारी के लिए, कि जब फूड क्राइसिस भारत में आया था तो उस समय अमेरिका ने भारत ने अमेरिका से मदद मांगा था। ठीक है, तो अमेरिका से मदद मांगा और उन्होंने मदद देने के लिए कहा, लेकिन जानते हैं वह मदद किस रूप में किए थे? मदद ये थे कि उन्होंने हमें जो सड़े हुए गेहूं, जो जिसको हम लोग कहते हैं सड़ा गेहूं, जो हमारे यहाँ वेस्ट हो जाता है, ठीक है, वेस्ट मटेरियल जिसको हम लोग कह सकते हैं, जिसको ना जानवर भी नहीं खा पाए। जैसे कोई अगर गेहूं वगैरह है, ठीक है, तो गेहूं में अगर थोड़ी सी पानी और नमी की मात्रा अगर उसमें समाहित हो जाए, प्रवेश कर जाए, तो गेहूं वो खराब हो जाता है। और वह गेहूं को इंसान ही नहीं, हमारे यहाँ का जानवर भी नहीं खा सकता है। हमने खुद जानवर को दे करके देखा है, जानवर भी नहीं खाते हैं। तो वैसे सड़े हुए गेहूं को अमेरिका ने हमारे यहाँ भेजा था, अमेरिका ने मदद किया था, लेकिन क्या दिया था हमको? सड़ा हुआ गेहूं जो है कि भारत को दिया था। तो यह जो है कि एक शर्मनाक घटना है, इन सब चीजों से सीखना चाहिए। ठीक है, कि किसी को मदद कीजिए आप तो स्वेच्छा से पूर्ण रूपेण मदद कीजिए, मन दिल में दुर्भावना रख के मदद नहीं कीजिए, दिखावटी के लिए आप मदद नहीं कीजिए। तो आप खुद सोचिए, अगर आपके यहाँ हम आ रहे हैं, हमको अगर भूख लगा हुआ है, तो हमने आपसे कहा कि भैया हमको भूख लगा हुआ है, हमको 2 रोटी खिला दीजिए। आपका दायित्व क्या बनता है कि आप 2-4 दिन से जो रोटी बचे हुए हैं, क्या वह रोटी जो है, वह सब्जी जो है, आप मेरे सामने प्रस्तुत करेंगे क्या? नहीं ना करेंगे। तो जस्ट लाइक अमेरिका ने ही वही किया था, हमारे जो भी भावनाएं थी उन भावनाओं के साथ खेला था। एक्चुअली में वो मदद नहीं किया था, एक उपहास उड़ाया था। ठीक है, और उसको ना बहुत सारे लोग ना अभी भी अमेरिका वगैरह जो भी पश्चिम के देश हैं, ज्यादातर उसमें तो अमेरिका ही बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेता है। तो वह जो है कि हमारे कभी सगे नहीं रहे हैं, और न ही सगे अभी दिख रहे हैं दूर दूर तक, किसी भी काल में, चाहे तो वो कांग्रेस की सरकार रही हो या तो भाजपा की सरकार रही हो, किसी भी समय में वो हमारे अपने नहीं रहे। वो अन्य बात है कि वो दिखावटी के लिए, दिखावा के लिए लगता है कि वो हमारे साथ हैं, हमसे कुछ वैसे सौदे करने होंगे उनको, तो थोड़ी से लॉयल वहां पे होते हैं। लेकिन एक्चुअली में अगर रियलिटी जो कह रहा है, रियल में वह देश जो है कि हमारा कभी सगा नहीं हो सकता है, क्योंकि जब विषम परिस्थिति में लोग आपके उपहास उड़ाते हैं, वह जीवन में कभी भी आपके अपने नहीं हो सकते। इस सब बातों को ध्यान रखना है। अब हम लोग आते हैं पॉइंट पे। ठीक है, तो इस तरीके से जब फूड क्राइसिस आया तो भारत में हरित क्रांति की शुरुआत की गई थी। ठीक है, और हरित क्रांति की शुरुआत की गई तो उसी में जो है ना कि आपका पेस्टिसाइड वगैरह जो है, खाद है, ठीक है, उससे उसका प्रयोग किया जाने लगा और उत्पादन को बढ़ावा दिया जाने लगा। जैसे क्योंकि उस समय हमारे यहाँ जो भी खाद्यान्न था, खाद्यान्न यानी कि जो खाने वाला अन्न है, खाद्यान्न का संकट आ गया था। तो हम लोगों ने सोचा, उस घटना से भी सीखा भी, अमेरिका से भी, ठीक है, कि देखिए किस तरीका से लोग, आप अगर आपके यहाँ कुछ इस तरीका की घटनाएं होती हैं तो लोग किस तरीका से उपहास उड़ाते हैं। तो हमारे यहाँ जो है कि बहुत सारे शोध चलने लगे, एग्रीकल्चर पर शोध होने लगा। ठीक है, और कृषि में डेवलपमेंट की बात कही जाने लगी, और यूरिया, पेस्टिसाइड और ये आपका जो हाइब्रिड है या अलग अलग नस्लें हैं वो तैयार किए जाने लगे। ठीक है, तो इस तरीका से बाकी और जो भी टॉपिक आगे आते जाएगा हम लोग डिस्कस करते जाएंगे। आप जो है कि एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे तो आपके लिए भी बेहतर होगा और हमारे लिए भी बेहतर होगा, क्योंकि हम समझेंगे कि हमारा पढ़ाना जो है सार्थक हो गया। ठीक है, तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं थोड़ी सी के लिए हट जाता हूँ। ले लिए, चलिए, जब ले लिए तब हम लोग दूसरी ओर बढ़ते हैं।
ठीक है, दूसरी ओर बढ़ते हैं। अब हम लोग देखेंगे कि कुछ जैसे मान लें कि गेहूं वगैरह हो गया या चावल हो गया, तो गेहूं और चावल जो है कि थोड़ा सा इस पर हम लोग इसके लिए अनुकूल दशाओं पर भी चर्चा कर लेते हैं, जो भौगोलिक दशाएं होते हैं फसलों के लिए। तो बाकी सब पर धीरे धीरे करेंगे, लेकिन फिलहाल जो फॉर्मेट में हमारा चावल और गेहूं का है, हम लोग इस पर इसको डिस्कोर्स में लाते हैं, इस पर थोड़ी सी वार्ता कर लेते हैं। ठीक है, तो देखते हैं कि क्या कह रहा है। तो हमने बनाया है गेहूं के लिए अनुकूल दशाएं। ठीक है, गेहूं के लिए अनुकूल दशाएं। ठीक है, गेहूं के लिए अनुकूल दशाएं क्या हो सकती है? देखिए, अनुकूल दशा किसको कहते हैं? ठीक है, अनुकूल दशा उसको कहते हैं जिसमें उसका उत्पादन संभव हो पाए, यानी कि वह जो फसल जो है, ठीक है, उसके लिए क्या क्या डिमांड है, उसका मांग क्या है, यानी कि फसलों की मांग जो है, यानी कि उत्पादन के लिए, उसको बढ़ने के लिए, उसको वृद्धि होने के लिए, उसको में ग्रोथ आने के लिए, उसको विकसित होने के लिए, ठीक है, या उसको एक बीज से, ठीक है, बहुत सारे जो क्या बोलते हैं, एक बीज से एक बहुत सारा बाल तैयार होने में, ठीक है, बाल तैयार होने के लिए किन किन पोषक तत्वों की उस कौन कौन से है भौगोलिक दशाएं जो है, मौसम जो है आपका किस प्रकार से जिम्मेवार होता है, अब वह उसको कितना चाहिए होता है। जैसे एक इंसान को 2400 कैलोरी जो है कि एनर्जी चाहिए होता है डेली। ठीक है, तो उसी प्रकार से फसलों के लिए भी कुछ मूलभूत जो है जरूरतें हैं, ठीक, वो भौतिकी के हिसाब से, ठीक है, वो फिजिक्स के हिसाब से, तो उसको यानी कि उसको न्यूट्रिशन के लिए कौन कौन सी चीज चाहिए भाई। जैसे अब हमको कैलोरी 2400 के लिए का चाहिए, 2400 कैलोरी के लिए हम लोग का खाएंगे, क्या खा सकते हैं? तो बहुत सारे शेड्यूल हो सकते हैं, लिस्ट आपके हो सकते हैं, अंडा खाएंगे, मछली खाएंगे, दूध खाएंगे, ठीक है, या विभिन्न प्रकार के फ्रूट्स खा रहे हैं, या विभिन्न प्रकार की सब्जियां खा रहे हैं, दालें खा रहे हैं। ठीक है, तो यह जो है कि आपको प्रोटीन मिल रहा है, कार्बोहाइड्रेट मिल रहा है, फाइबर मिल रहा है, आपको क्या बोलते हैं, फैट्स मिल रहा है। इस तरीके से आपको बहुत सारी चीजें एक बार आप कंज्यूम कर रहे हैं, ले रहे हैं, आप ग्रहण कर रहे हैं। ठीक है, तो उसी प्रकार से फसलों को भी चाहिए होता है। तो गेहूं उत्पादन है अनुकूल दशाएं क्या क्या हो सकती है? तो देखिए, पहला बात कह रहा है कि गेहूं भैया आप जब उत्पादित करिए, ठीक है, गेहूं जब आप उत्पादित करिए तो आपको चाहिए कि बोते समय, इसके लिए 3 दशा है, गेहूं के लिए 3 दशा है। बोने समय अलग टेम्परेचर, बीच में गया तो अलग टेम्परेचर, और अंत में गया तो अलग टेम्परेचर। ठीक है, अर्थात आप जब बो रहे हैं तो बोते समय हल्का हल्का वर्षा होना अनिवार्य है। ठीक है, माने कि मिट्टी में नमी होना चाहिए, नहीं मिट्टी में नमी नहीं रहेगा मट्टी में, ठीक है, जब नमी नहीं रहेगा तो उसमें अंकुरन नहीं होगा, वो अंकुरित नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो उसके लिए नमी की आवश्यकता है, अर्थात बारिश भी हो जाए तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। और पकते समय उसको ना धूप चाहिए होता है, क्योंकि जो उसके बाल आते हैं, जो उसमें बाल लगते हैं, बालों को पकने के लिए धूप की आवश्यकता होती है। तो धूप जो है कि नेसेसरी है, धूप नहीं मिलेगा तो उसके बाल पकेंगे नहीं। ठीक है, बोते समय उसको 10 डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ा, यानी कि मिड टर्म में उसको 15 डिग्री सेल्सियस तापमान, और पकते समय उसको 20 डिग्री तापमान की आवश्यकता होती है। बिना इतना तापमान लिए हुए वह जो है कि उगेगा ही नहीं। ठीक है, यानी कि फसल जो है कि बेहतरीन तरीका से हष्ट पुष्ट तंदुरुस्त नहीं तैयार होगा, यानी कि उसके लिए वो यह चीजें जो है कि नेसेसरी है, माने अनिवार्य रूप से है, नहीं मिलेगा तो नहीं उगेगा, नहीं बढ़िया फसल तैयार होगा। ठीक है, अब उसी तरीके से समतल भूमि चाहिए होगा उसको, और हल्का दोमट मिट्टी।
तो समतल भूमि का है, यानी कि प्लेन मिट्टी चाहिए उसको, ठीक है। प्लेन मिट्टी में जैसे अगर वो रहेगा तो जब हम लोग सिंचाई वगैरह करेंगे, ठीक है, सिंचाई जब होगा उसमें तो सिंचाई में हमको आसानी होगा, उन आसान इसलिए फसल जो है कि उसमें बेहतरीन तरीके से पानी वगैरह टिक पाए, ठीक है। अगर ये नहीं रहेगा, दोमट मिट्टी नहीं रहेगा, पानी का कंज्यूम नहीं करेगा, यानी कि उसमें ह्यूमस तो है ही है, उसके अलावा जैसे ह्यूमिडिटी जो है कि आर्द्रता जो है कि उसमें बरकरार रहना चाहिए, ठीक है। और यह जो है कि काली मिट्टी में भी हो सकता है, ठीक है, इसके यह काली मिट्टी में भी होता है और आपका दोमट मिट्टी में भी होता है। और बोने के समय और अर्धकाल में बताइए रहे हैं कि आपको हल्का बारिश चाहिए होता है और पकते समय में तेज धूप, इसके लिए अनुकूल दशाएं हैं, अर्थात यंग कंपोनेंट के अलावा इसके उत्पादन कर पाना, ठीक है, गेहूं का जो उत्पादन है होने के लिए हो जाएगा, उसमें बेहतरीन बाल नहीं लगेंगे, उसमें बेहतरीन अन्न जो है कि नहीं उत्पादित हो पाएगा, उसका जो प्रोडक्टिविटी है बहुत कम हो जाएगा, ठीक है। ऐसे आप जो है कि अगर खेत में आप बीज डाल दिए हैं तो वो उगेगा ही उगेगा, पौधे उगेंगे बट उसमें फल नहीं लगेंगे, ठीक है। और जब फल नहीं लगेंगे तो बोने का कोई मतलब नहीं रह जाता है, तो यह उसके लिए अनुकूल दशाएं हो गए, ठीक है। अब इन दशाओं के बाद चलते हैं हम लोग किसी अन्य लोगों का दशा देखते हैं, लोग नहीं फसलों का दशा देखते हैं। तो चावल उत्पादन के लिए अनुकूल दशाएं पर अगर बात करते हैं हम लोग, राइस की जब बात करते हैं, राइस की बात करते हैं भैया, ठीक है, चावल की जब बात हम लोग करते हैं तो चावल के लिए कौन कौन से अनुकूल दशाएं हैं, तो दशाएं आपके बहुत सारे हो सकते हैं, मतलब हम 3, 4, 5 के आसपास में अनुकूल दशाएं बनाए सेट किए हैं हम लोग कि जो है आपका इतना में कवर हो जाए, जो मुख्य पॉइंट जो है आपका, जैसे इससे ना ऑब्जेक्टिव भी निकल के आएगा, देख समझे, इससे ऑब्जेक्टिव भी निकल करके आएगा, कहेगा कि चावल उत्पादन हेतु वार्षिक वर्षा कितना चाहिए होता है, ठीक है, या गेहूं उत्पादन हेतु पकते समय कितना टेम्परेचर की आवश्यकता होती है, ठीक है। तो जब आपको यह डाटा याद रहेगा, जब आपको यह डेटा याद रहेगा तो आप इसको मार पाएंगे, और नहीं याद रहेगा तो बगल वाले पड़ोस में झांकेंगे, जब एग्जाम सेंटर में बैठे हुए रहेंगे तो आप कहेंगे तनी तू देखा दो, तनी तू देखा दो, तनी तू देखा दो, और वहां दिखाएगा आपको कोई नहीं। इसलिए आपको यहीं पर देख करके जाना है, आपको यहीं से सीख करके जाना है, ठीक है। जीवन में आपको कोई नहीं बढ़ा सकता है, आज जब भी आप बढ़ेंगे आप खुद के बदौलत बढ़ पाएंगे, इस सब बात को आप नोट करके रख लीजिएगा, ठीक है। तो अब हम लोग इस चावल उत्पादन की दशा देखते हैं तो पाते हैं कि चीका युक्त दोमट मिट्टी चाहिए होगा और जलोढ़ मैदान चाहिए, ठीक है, उसकी अनुकूलता इसमें है, अर्थात चावल तभी उत्पादित हो सकता है, ठीक है, जब चीका युक्त दोमट मिट्टी रहे और जलोढ़ मैदान रहे, ठीक है। ऐसा नहीं है कि अगर थोड़े से दाने कहीं भी छीट दिए जाए तो वो उग ही आते हैं, उसका मतलब ये नहीं है कि वो तो कहीं भी सर उग जा रहा है, ठीक है। अनुकूल दशा कह रहा है, एक प्रॉपर माहौल कह रहा है। जैसे आप खुद सोचिए कि अगर आपको कहा जाए कि आपके लिए अनुकूल दशाएं क्या है, आप कितना डिग्री टेम्परेचर में सर्वाइव कर पाएंगे, आपको 72 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर रखा जाए तो बताइए कि आप छिले हुए आलू की तरह उबल जाएंगे कि नहीं, ऑब्वियसली उबल जाएंगे, ठीक है। तो अनुकूल क्या है, यानी कि जिस पर संभव हो, बहुत सारा टेम्परेचर आप दे देंगे, ठीक है, बहुत सारा टेम्परेचर आप दे देंगे तो वह नष्ट हो जाएगा ना। जैसे बहुत ज्यादा ठंडा जब हो जाता है, जब टेम्परेचर जो है कि माइनस में जाने लगता है, तो बताइए तो ठिठुरन और कुकुरन जो है कितना हो बढ़ जाता है, लगता है कि जीना दूभर हो गया है, तो वो चीज हमारे लिए अनुकूल नहीं होता है। और जब बहुत ज्यादा हाईएस्ट गर्मी होता है, देखो अभी गर्मी है, ठीक है, अभी गर्मी है, बहुत ज्यादा हाईएस्ट गर्मी हो जाए
तब क्या होगा, वह भी हमारे लिए अनुकूलता नहीं है। तो हमारे लिए अनुकूलता क्या है कि ना ज्यादा गर्मी चाहिए और ना ज्यादा ठंडा चाहिए, एक संतुलन जो है, तापमानों के बीच संतुलन बरकरार रहे, ठीक है, उस पर हम सरवाइव कर पाएंगे और वो हमारे लिए हो जाएंगे अनुकूल दशाएं, उसको हम लोग बोलेंगे अनुकूल दशा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, फिर कह रहा है कि समतल उपजाऊ भूमि और डेल्टा भाग, यानी कि प्लेन जो है कि उपजाऊ भूमि की बात कर रहा है। प्लेन उपजाऊ भूमि किसको कहेंगे, तो प्लेन उपजाऊ भूमि वह है, यानी कि समतल एक मैदान है, ठीक है, और वह भूमि जो है कि उपजाऊ है। तो उपजाऊ भूमि कौन है, ये तन मुनि दिखा देते हैं आपको, ठीक है, ठीक है। चलिए यहां पर देखते हैं उपजाऊ भूमि कौन है भाई, उपजाऊ भूमि कौन है, तो उपजाऊ भूमि में कैल्शियम, ठीक है, पोटेशियम, आपका कैल्शियम, ठीक है, मैग्नीशियम, फास्फोरस, उसका पीएच वैल्यू जो है बेहतर रहना चाहिए मिट्टी का, ठीक है, ह्यूमस की मात्रा रहना चाहिए, वह भूमि उपजाऊ है, ठीक है, उस भूमि को हम लोग उपजाऊ भूमि कहते हैं। तो जो जब तक यह कि फास्फोरस वगैरह जिस मिट्टी में कमी पाया जा रहा है वह भूमि उपजाऊ नहीं है, अर्थात उपजाऊ भूमि का मतलब वही हुआ कि कैल्शियम, फास्फोरस और उसका पीएच वैल्यू बेहतरीन होना चाहिए, उसमें ह्यूमस की मात्रा होनी चाहिए, ठीक है, वह उपजाऊ भूमि के अंतर्गत आता है। और डेल्टा भाग होना चाहिए, यह उसके लिए अनुकूल दशा है, यानी कि खूब बेहतरीन हो गया। अनुकूल दशा में रहिएगा तो खूब ग्रो कीजिएगा। अच्छा, जैसे आप अपने मन के माहौल में रहेंगे तो जीवन में कितना आगे बढ़ेंगे, नहीं, वैसा ही बात है कि अपना मन के माहौल में रहेगा ना, यू खूब ग्रोथ करेगा, खूब ग्रोथ करेगा, और जब खूब ग्रोथ करेगा तो प्रोडक्शन खूब होगा, ठीक है। तो अब हम लोग देखते हैं, कह रहा है कि ग्रीष्मकालीन वर्षा और वार्षिक वर्षा जो है कि 100 से 200 सेंटीमीटर होना मांगता है, यानी कि वार्षिक वर्षा जो है आपका 100 से 200 मीटर, अगर 200 सेंटीमीटर रहा, ठीक है, 100 से लेकर के 200, यानी कि 100 और 200 के बीच में, ठीक है, 100 और 200 के बीच में रहेगा, बीच में, तब इसके लिए दशा अनुकूल माना जाएगा। तीसरा रहेगा कि हाई टेम्परेचर जो है भैया इसके लिए 21 डिग्री सेल्सियस से लेके 27 डिग्री सेल्सियस तक होना चाहिए, ठीक है, यानी कि जो उच्च तापमान है कितना, 21 डिग्री सेल्सियस से लेकर के 27 डिग्री सेल्सियस तक होना चाहिए। और एक बात करते हैं हम लोग, तो कह रहा है कि पर्याप्त और सस्ता मजदूर होना मांगता है, ठीक है, अनुकूल दशा पर्याप्त और सस्ता मजदूर होना चाहिए है। तो इसको ना अनुकूल दशा में हम लोग रखेंगे, ठीक है, क्योंकि दुनिया में कोई भी प्रोडक्शन के कार्य हो रहे हैं ना, तो सस्ता श्रमिक की आवश्यकता ही होती है, ठीक है, आर्थिक अधिक से अधिक उपार्जन आपको करना है तो सस्ता मजदूर ही अधिक से अधिक उपार्जन दे सकता है। अब ऐसा नहीं है कि बहुत कॉस्टली मजदूर लेकर के चले आए, पता लगा कि क्या भैया जो भी प्रोडक्शन हुआ उसका 50% 60% वही मजदूरी लेकर चल गया। जैसे मान लीजिए कि हम लोग किस चीज की, चावल यानी कि धान जब कर रहे हैं तो 1 बीघा हमने धान बो रखा है, ठीक है, और उस धान को क्या कहते हैं, मजदूर लगा के कटा रहे हैं, ठीक है, तो इतना भी महंगा मजदूर जो है, श्रमिक जो है, ठीक है, इतना महंगा श्रमिक भी नहीं होना चाहिए कि सारा उत्पादन वही लेकर के चला जाए। तो इसलिए कहता है कि उसके अनुकूल दशा है, हालांकि यह ज्यादा अनुकूलता नहीं बनाता है, लेकिन फिर भी एक हद तक इसका काम। अच्छा, एक चीज और है, जब भी प्रोडक्शन की काम कर रहे हैं तो इसमें भी तो अनुकूलता में आ सकता है
कि श्रम जो होगा ठीक है सस्ता होना चाहिए। श्रम कैसा होना चाहिए? सस्ता होना चाहिए। इसके लिए भी यानी कि दुनिया का कोई भी काम कर रहे हैं ना, तो सस्ता श्रम की आवश्यकता होती है। सस्ता श्रम ही अधिक से अधिक आपका उत्पादन दे सकता है, ठीक है। तो आज के ज्योग्राफी में हम लोग इतना ही रखते हैं। मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में। तब तक के लिए देखते रहिए हमारे चैनल को, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने यार दोस्तों को बताइए कि बेहतरीन तरीका से यहाँ बताए जा रहे हैं। चलिए आप भी एंगेजमेंट बना के रखिएगा तो हम लोग भी थोड़ा सा प्रोत्साहित होंगे, तो इसमें हमारा और हमारी टीम को थोड़ा सा मन लगेगा ज़्यादा। इसलिए आप देखिए आसपास में जो लाभुक होंगे, जो परीक्षार्थी होंगे, उनको बताइए कि क्लास चल रहा है और हम लोग बस कुछ ही दिन में PDF वगैरह जो है कि सब इसका अवेलेबल करा देते हैं। जो भी नोट्स वगैरह हैं आपको ऑनलाइन मटेरियल मिल जाएंगे। चैनल पे आइएगा, वहाँ पे जो है कि आपका नंबर फ्लैश भी होता है, उस नंबर पे आप संपर्क करके वहाँ से ले सकते हैं। देखते रहिए। आज यहीं खत्म करते हैं। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया और धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए।